गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो घर पे हैं और सब अच्छे होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अपनी स्टडी भी साथ साथ कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 जो पॉल साइंस से है। इसमें क्या है, आज का चैप्टर जो है संघवाद, क्या है वो चैप्टर का नाम क्या है हमारा, संघवाद। संघवाद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पीछे वाले चैप्टर में हमने सत्ता की साझेदारी पढ़ी थी कि सत्ता को हमने कैसे कैसे किन किन भागों में बांटा था। तो हमने सत्ता की साझेदारी के 2 रूप देखे थे, एक ऊर्ध्वाधर था और एक क्षैतिज वितरण था। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर वितरण में था जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, वो कौन सा था, स्टेट लेवल, जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उसमें। ठीक है, तो जो पहला था हमारा, उसमें जो सत्ता का जो वर्टिकल था, ऊर्ध्वाधर बंटवारा, तो आज इस चैप्टर में हम अपना उसी ऊर्ध्वाधर बंटवारे को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पीछे वाले चैप्टर का ही बैकग्राउंड ले लेते हैं। उसमें क्या था कि जैसे श्रीलंका और बेल्जियम ने दोनों ने ही अपने अपने सत्ता का बंटवारा किया था, लेकिन जो श्रीलंका का जो बंटवारा था वो क्या था, वो सही नहीं था। ठीक है, लेकिन बेल्जियम जो सरकार थी उसने, उनके पास भी, उन्होंने भी अपने जो संविधान बनाया हुआ था पहले, उनमें मेन बदलाव किए थे। हालांकि पहले भी उसने दे रखा था सत्ता को कि जो बेल्जियम गवर्नमेंट ने भी जो राज्य सरकारें थी उनको अधिकार दे रखे थे, लेकिन वो उन अधिकारों में बदलाव ला सकती थी। ठीक है, वो उन अधिकारों को उनसे कभी भी छीन सकती थी। लेकिन 1993 में फिर बेल्जियम सरकार ने उन संविधानों में और अधिक बदलाव लाया और उन बदलावों से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अलग अलग शक्तियां दे दी, जिससे बेल्जियम की जो सरकार थी वो एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तित हो गई। अब आप बोलोगे कि मैम ये संघ क्या होते हैं। अब इसी चैप्टर को हम आगे स्टार्ट करेंगे कि संघ होता क्या है। ये तो था पीछे वाले चैप्टर का ओवरव्यू जो आपने पढ़ा था। अब संघ क्या होता है, संघ होते हैं कि इंग्लिश में अगर इसको वर्ड यूज़ करें तो यूनियन होता है। ठीक है, क्या है, यूनियन, या इसको हम सेंटर भी बोल दें। अब यूनियन क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, वही बनेगी ना यूनियन, संघ बनाना। ठीक है, समूह बनाना होता है। ठीक है, तो जो भारत जो है वो क्या है, एक संघीय सरकार है। उसमें आता है ना, जब हम हमारा संविधान लिखा जाता है तो उसमें पहला ही वर्ड होता है संघ, जो वर्ड उसमें आता है, तो संघ है कि भारत विभिन्न समुदायों, धर्म, जाति आदि का संघ है, जिसमें कई सारी सरकारें भी हैं। अब अगर संघीय सरकार का हम यहाँ मतलब लेते हैं तो संघीय सरकार क्या होती है, वो सरकार होती है जिसमें शासन के जो बंटवारा होता है वो या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकारों में बांट दिया जाता है। मतलब यहाँ पर कि जो केंद्र सरकार की शक्तियाँ थी या एकात्मक सरकार की जो शक्तियाँ थी उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिफरेंट अंगों के अंदर। ठीक है, डिफरेंट सरकारों के अंदर। ठीक है, पहले बेल्जियम में एकात्मक सरकार थी। ठीक है, उसके बाद उसने राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को भी राज्य सरकार बनाई। ठीक है, लेकिन ब्रुसेल्स जो था वहाँ पर कुछ थे लोग, एक अलग भाषा के लोग थे, अलग समुदाय के लोग थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक स्थानीय सरकार बनाई जिसे सामुदायिक सरकार कहा गया। तो ऐसे ही भारत में भी अब सत्ता का जो बंटवारा किया गया है वो 3 आधारों पर सत्ता का बंटवारा करने के बाद जो हमारा ऊर्ध्वाधर बंटवारा है सत्ता का, उसको हमने 3 सरकारों में बांटा है। सबसे ऊपर होती है केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार और फिर स्थानीय सरकार, जिसको हम ग्राम पंचायत भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि संघीय सरकार की विशेषताएं क्या होती हैं। आपको अब मतलब समझ में आ गया ना कि संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है। ये तो आपको समझ आ गया कि जिसमें शासन पर
दो या दो से अधिक सरकारें काम करती हों, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार होती है। मीन्स केंद्र सरकार जो सर्वोच्च सत्ता होती है उसकी अधिकारों को या उसके कामकाज को दूसरी सरकारों में बांट देना। ठीक है, अब आगे इसकी संघीय व्यवस्था की हम पढ़ेंगे विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं होती है ये आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। नंबर 1 है, यहाँ पर यह सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। जैसे पहले कौन सी है हमारी, केंद्र सरकार, और दूसरी होगी राज्य सरकार। तो 2 होगी ना, और इंडिया में तो 3 है। 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार होती है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह के लोगों पर शासन करती है। अब ये कैसे, भारत है, भारत में विभिन्न समुदायों के लोग हैं, लेकिन नागरिक तो एक ही हैं। हम नागरिक तो भारत के ही हैं, लेकिन क्या है कि इस पर 2 अलग अलग स्तर की सरकारें शासन करती हैं। पूरे देश पर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों पर केंद्र सरकार है। ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार ने इतना बड़ा देश है तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके पूरे देश को एक साथ नहीं दे सकती, इसलिए उसने अपने शक्ति को राज्य सरकारों को दे दिया। ठीक है, तो 2, लेकिन देश के लोग तो वो एक ही हैं। ठीक है, नंबर 3, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारे विभिन्न स्तरों की सरकार जो बनी है, राज्य सरकार है या स्थानीय सरकार है, तो वहाँ पर संविधान ने उनके क्षेत्र अलग अलग कर दिए हैं कि आप एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, केंद्र सरकार के अपनी शक्तियाँ हैं, राज्य सरकार की अपनी शक्तियाँ हैं, और स्थानीय सरकार की अपनी शक्तियाँ हैं। नंबर 4 है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। अब जो संघीय शासन व्यवस्था में जो सबसे बड़ा जो है वो यही है कि कोई भी मौलिक प्रावधान, अगर हमें किसी भी संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो उसमें ना तो अकेली राज्य सरकार कर सकती है और ना ही केंद्र सरकार कर सकती है। ठीक है, इसमें दोनों सरकार की सहमति से ही कोई बदलाव हो सकता है, अदरवाइज उसमें बदलाव नहीं होगा। जैसे धारा 370 थी। ठीक है, अभी धारा 370 हटानी थी जो जम्मू कश्मीर में लगी हुई थी, जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा देती थी, तो उसको हटाने के लिए या कोई भी बिल बनाने के लिए हमें दोनों सरकारों की सहमति की आवश्यकता होती है। नंबर 5 में दिया हुआ है, अदालतों को संविधान और विभिन्न सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अब इसने क्या कहा है कि जो अदालत है, हमारी न्यायपालिका है, उसको पूरा अधिकार दिया है कि दोनों स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करें, कि बताएं कि उसका किसका कौन सा अधिकार है, वो कौन सी सरकार कौन सा कार्य करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए, वित्तीय स्वायत्तता, वित्तीय में धन संबंधी स्वायत्तता होती है, स्वतंत्रता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व होता है, टैक्स वगैरह जो राजस्व होता है उसका कोष, ठीक है, धन संबंधी, तो वो है, उसको अगर उसने अपना खजाना भरना है तो उस इनकम के साधन अगर किसी सरकार ने बनाए हैं तो वो दोनों सरकारों के स्रोत अलग अलग हैं। संघीय सरकार के अलग हैं, राज्य सरकार के अलग होंगे। नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट है, संघीय शासन व्यवस्था के जो उद्देश्य हैं वो कैसे हैं, दोहरे हैं। कैसे हैं, दोहरे, मतलब 2 उद्देश्य हैं उसके संघीय शासन व्यवस्था। तो पहला उद्देश्य है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। पहला क्या है, देश की एकता की सुरक्षा करना, और दूसरा है क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। दूसरा क्या है, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। जैसे भी क्षेत्रीय विविधता में क्या आ जाता है कि अगर हमारा
विभिन्न धर्म के, जाति के, भाषा के लोग हैं, तो वो या अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ें हैं, तो उन सब की क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा ध्यान करना, सम्मान करना, कि उनको भी साथ लेकर चलना। ठीक है। अब आगे आता है कि केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। अगर हम सत्ता का बंटवारा करते हैं तो केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच जब करते हैं तो हर एक संघीय सरकार में अलग अलग होता है। जैसे हमारी इंडिया है तो हमारी इंडिया में जो संघ बनाने का जो तरीका है वो अलग है और अमेरिका में अलग है, लेकिन अलग अलग है। जैसे कि चाइना की अलग है, पाकिस्तान की अलग है, अमेरिका की अलग है, तो इस तरह से ये है। तो संघीय सरकार है, लेकिन चाइना में वो है ऑटोक्रेसी है वहाँ पे अभी भी। ठीक है। जैसे अभी ये नॉर्थ कोरिया था, उसमें है ऑटोक्रेसी है, वो संघीय सरकार नहीं है। ठीक है। अब आता है इसमें कि संघीय शासन व्यवस्था को बनाने के दो तरीके होते हैं। दो तरीकों में आता है, एक तो साथ आकर बनाना और दूसरा होता है इसमें कि अलग अलग को एक साथ गठन करना। ठीक है। एक तो हम साथ मिलकर बनाता और एक गठन करना, एक कमिंग टुगेदर, एक होल्डिंग टुगेदर, एक दूसरे को साथ रखना। ठीक है। अब जो हमारा साथ आकर संघ बनाना है, मीन जहाँ पे दो स्वतंत्र राष्ट्र हैं, देश हैं कोई भी। ठीक है। जब वो दो देश मिलकर आपस में कोई संघीय व्यवस्था बनाते हैं तो वो है साथ आकर बनाना। इसके एग्जाम्पल है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। दूसरा है इंडिया वाला, दूसरा है इंडिया होल्डिंग टुगेदर। इसमें क्या है कि जैसे भारत जैसा बहुत बड़ा देश है तो वहाँ पे विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे राज्यों का जब हम गठन करते हैं तो वहाँ उसकी क्षेत्रीय विविधताओं को हम ध्यान में रखकर वहाँ पर सरकार का बनाते हैं, सरकार का विभाजन करते हैं। तो जैसे अब हमारे क्या है, अलग अलग हमने 28 स्टेट और 9 जो केंद्र शासित देश बनाए हैं वो हैं। ठीक है। तो आज का ये इतना टॉपिक था। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे कि संघीय व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है।